तो हेलो एवरीवन। तो ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का अभी लास्ट लेक्चर होगा हमारा, राइट। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? अभी तक हमने देखा है मीनिंग ऑफ डिमांड, या जिसको हम बोल सकते हैं इफेक्टिव डिमांड। और उसके बाद में हमने चार डिटर्मिनेंट्स देख लिए। क्या था पहला? फर्स्ट वन वाज द प्राइस ऑफ द गुड्स या प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सेकेंड वाला था प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज। थर्ड, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। फोर्थ, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। हमने क्या पढ़ा? डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अंदर हमने चार इफेक्ट देखे थे। कौन से थे वो? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंडवैगन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट एंड वेवलन इफेक्ट। पहले जो दो है डेमोन्स्ट्रेशन और बैंडवैगन, वो सिमिलर है। वो क्या बोलते हैं कि दूसरों का देख के अगर हमें इच्छा हो जाती है वो प्रोडक्ट यूज करने की, तो फिर वो एक तो डेमोन्स्ट्रेशन या फिर बैंडवैगन। दोनों में डिफरेंस क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में अपन किसी को तो भी मतलब ऐसे पर्सन को देखते हैं जो अपने को लगता है कि अपने से बेहतर है। वो हो सकता है कोई फिल्म स्टार होगा, कोई आर्टिस्ट होगा, कोई क्रिकेट प्लेयर होगा, या कोई भी स्पोर्ट्समैन होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई सोसाइटी में हायर इनकम क्लास में कोई बंदा है वो होगा, रिलेशन में अपने रिलेटिव्स के अंदर कोई ऐसा आपका भाई या बहन है जो अच्छी सैलरी कमा रही है। मतलब एनीवन जो आपको लगता है कि मुझसे बेहतर है, अपन उसको फॉलो करते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या, अपन उसको फॉलो करते हैं। और बैंड वैगन इफेक्ट के अंदर जनरल पब्लिक है, सब लोग यूज कर रहे हैं, या ट्रेंड है, ट्रेंड या पैटर्न है, करेक्ट। तब उसको क्या बोलते हैं? बैंड वैगन इफेक्ट। फिर हमने देखा था स्नॉब और वेवलन इफेक्ट। दोनों के अंदर क्या हो रहा है? कोई तो भी बंदा वो प्रोडक्ट यूज कर रहा है, इसके लिए अभी मुझे क्या लगता है, मुझे नहीं चाहिए, राइट। पहले दो में क्या था? हम किसी का देखते थे यूज करते हुए और फिर हमें लगता था कि ये मुझे चाहिए। लेकिन स्नॉब और वेबलन में क्या होता है कि किसी का देख के अरे इसके पास है, अब मुझे नहीं चाहिए। जैसे कपड़ों का हमने एग्जांपल लिया था कि कोई नया ड्रेस खरीद के लाया किसी ने, बट आते आते देख लिया कि किसी ने ऑलरेडी यूज कर लिया है वो, तो अभी अपने क्या लगता है, यार अपने को नहीं चाहिए ये, है ना। अपने को कुछ यूनिकनेस चाहिए होता है, यहाँ पे फीलिंग ऑफ यूनिकनेस या फिर स्टेटस, राइट। तो दोनों के अंदर क्या है? यूनिकनेस चाहिए, कुछ तो अलग चाहिए। तो स्नॉब इफेक्ट के अंदर क्या देखा था हमने कि बाकी सब लोग अगर यूज कर रहे तो मुझे नहीं चाहिए, और वेबलन के अंदर मुझे ऐसी कोई महंगी चीज चाहिए, वेबलन में ऐसी कोई महंगी चीज चाहिए जो कोई और खरीद नहीं पाएगा जल्दी से। मतलब सारे के सारे लोग खरीद नहीं पाएंगे उसको क्योंकि वो महंगा है। कौन से लोग ये चीजें परचेस करते हैं? जो कि स्टेटस सीकिंग लोग होंगे, स्टेटस सीकिंग, जिनको ऐसा लगता है कि लोगों को मेरा स्टेटस पता चले, करेक्ट, उनके लिए है वो। अभी नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ डिटर्मिनेंट जो है, वो है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। पांचवा जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है? फिफ्थ डिटर्मिनेंट है हमारा कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। इस डिटर्मिनेंट में हम देखेंगे कि बॉस कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आगे कुछ ऐसा होने वाला है, और उसके बेसिस पे तय करता है कि मैंने आज ज्यादा खरीद लेना या कम। फॉर एग्जाम्पल सुनो, अगर टीवी पे न्यूज आ जाती है कि आज रात 12 बजे के बाद में पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे 2 रुपए पर लीटर। सिर्फ कितना बढ़ गया पर लीटर? कितना प्राइस बढ़ गया? 2 रुपए। लेकिन फिर भी देखना, आप पेट्रोल पंप पे ऐसी लंबी लाइन लग जाएंगे ना कि लोगों को एक एक घंटा, दो दो घंटे लग जाएंगे पेट्रोल भरने में, बट फिर भी जाएंगे लोग। क्यों जा रहे? क्योंकि उनको पता है कि रात 12 बजे से प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, मतलब आज सस्ता है ना वो, कल से महंगा होने वाला है वो, तो कल से महंगा होगा इसके लिए मैं आज ही खरीद लू उसको। आ रहा है ध्यान में?
मान लो कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इंपॉर्टेंस सारा एक्सपेक्ट को है। ये एक्सपेक्टेशन क्या है उसकी, इसको आज का नहीं है ये फ्यूचर या फ्यूचर का है, सॉरी पास्ट और प्रेजेंट का नहीं है, ये कौन सा है, फ्यूचर का है। ठीक है, अगर इसके एक्सपेक्टेशन की प्राइस बढ़ जाएंगी, एक्सपेक्टेशन है ना, कल जाके पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाएगी, ये एक्सपेक्टेशन है। तो क्या करेगा वो, आज ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल भर लेगा, मतलब डिमांड ज्यादा रहेगी। करेक्ट, डिमांड ज्यादा। आप बोलोगे सर ऐसा केस क्या हो गया, पहले तो हमने जब प्राइस बढ़ी थी तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी या डिमांड फॉल हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, ये लिखा है। यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि बच्चों वहां पे हमने इफेक्ट देखा था प्राइस बढ़ने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है ये कल जाके बढ़ने वाला है, मतलब आज सस्ता है। आ रहा है क्या ध्यान में, कल जाके प्राइस बढ़ेगी मतलब कल ज्यादा महंगा होगा, मतलब आज सस्ता है तो आज मैं ज्यादा खरीद लूं। या अगर किसी को लगता है कि कल जाके प्राइसेस कम होने वाली है, तब क्या करेगा वो, मान लो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी जाके टंकी फुल करवा लूं, नॉर्मली ऐसा मुझे लगता है, मैं पेट्रोल पंप पे जाता हूँ, वहां पे बोलता हूँ कि मुझे टंकी फुल करवानी है, बट साथ में मेरा बाजू वाला या कोई वहां पे एक बंदा जो भी आया है पेट्रोल भरवाने, वो बोलता है अरे टंकी क्यों फुल करा रहा है, कल पेट्रोल के दाम सस्ते होने वाले, मैं अभी न्यूज देख के आया, कल पेट्रोल के दाम सस्ते होने वाले। अभी क्या करूंगा मैं, अभी मैं इसको बोलूंगा कि मुझे घर तक जाने के लिए जितना जरूरी ना उतना ही पेट्रोल, मतलब 50 रुपए का पेट्रोल भर दे, मैं कल वापस आऊंगा भरने। मतलब मेरी 500 रुपए की जो डिमांड थी पेट्रोल की, या एक एवरेज बेसिस पे जो 5 लीटर पेट्रोल में भरने वाला था, वो डायरेक्टली आधे लीटर पे आ गया। क्यों, क्योंकि कल जाके प्राइसेस कम होने वाली, तो जब कल सस्ता होगा तब मैं ज्यादा लूंगा ना, आज क्यों ज्यादा लूंगा, राइट। तब क्या होगा, डिमांड, अगर प्राइसेस कम होने वाली है ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है, तो आज डिमांड हो जाएगी कम। मुझे अगर लगता है कल जाके इनकम बढ़ेगा मेरा, फ्यूचर में मेरा इनकम बढ़ेगा, मेरी सैलरी बढ़ने वाली है, मान लो मैं किसी ऐसे कंपनी के साथ निगोशिएट कर रहा हूं, अभी मेरा जॉब चालू है, मुझे 12 लाख का पैकेज है, मैं कोई ऐसी कंपनी के साथ निगोशिएट कर रहा हूँ कि वो कंपनी बोल रही कि आ जाओ हमारे पास, हम 15 लाख कर देंगे, 20 लाख कर देंगे, तब भी मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। आप बोलोगे क्यों बढ़ जाएगी ये, क्योंकि मुझे लग रहा है ना इनकम बढ़ने वाला है, तो वो सोच के, इनकम बढ़ने वाला है वो सोच के मैं ऐसे कुछ खर्चे कर लेता हूँ, आज बढ़ा देता हूँ, जैसे कि मैं ईएमआई पे घर खरीद लूंगा, मैं क्रेडिट कार्ड पे खरीदी कर लूंगा, और वो क्रेडिट कार्ड मुझे पता है कि मुझे बाद में पे करना है। होम लोन लेते टाइम पे या पर्सनल लोन लेते टाइम पे या कार लोन लेते टाइम पे, कोई भी लोन लेते टाइम पे मैं क्या सोचता हूँ, इसका पेमेंट मुझे आगे चल के करना, तो आगे चल के मेरा इनकम अगर बढ़ने वाला है तो मैं आज ये परचेस कर लूंगा, राइट। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लो कि मेरी सैलरी 6 लाख रुपए सालाना, मतलब 50,000 रुपए महीने की हो गई, उसमें से इन हैंड मुझे 40 आते। अब ये 40,000 में से अगर मुझे 30-35 हजार मुझे घर के खर्चे के लिए लगते हैं नॉर्मली, तो अब मैं कार लेने की नहीं सोचूंगा, क्योंकि मुझे पता है ईएमआई भरने को मेरे पास पैसे है ही नहीं, राइट और रॉन्ग, राइट। अभी क्या हो गया कि मुझे कंपनी इंक्रीमेंट दे रही है, कंपनी ने बोल दिया कि तुम्हारी 6 लाख की जो सैलरी है वो हम 12 लाख कर देंगे, सीधा सीधा डबल कर देंगे। अब मुझे मालूम है कि मुझे जो इन हैंड आ रहा था 40,000, वो अभी बढ़ के 70-75 तक आएगा, राइट। एग्जैक्टली डबल तो होगा नहीं, क्योंकि टैक्सेस बढ़ जाएंगे। डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर में हमने देखा है क्या होता है, टोटल ग्रॉस में से अपने को टैक्सेस और फिक्स एक्सपेंसेस अगर कुछ होंगे तो वो माइनस करने पड़ते, तब जाके अपन आते हैं डिस्पोजेबल पे। तो अभी 1 लाख रुपए मेरा ग्रॉस हो गया महीने का, राइट ना, सालाना 12 लाख मतलब महीने का 1 लाख रुपए, तो वो पूरा का पूरा मेरे हाथ में तो आएगा नहीं, उसमें से कुछ टैक्सेस कटेगा, पीटीपीएफ ये ऐसे कुछ ना कुछ डिडक्शन होते जाएंगे। क्या बचा अभी, 70-75 हजार रुपए मेरे हाथ में आ रहे, मुझे पता है कि घर खर्चे के लिए मुझे 30-35 हजार सफिशियंट हो जाते हैं। अब मुझे लगता है मेरी सैलरी बढ़ रही है तो थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, तो 30-35 हजार जो मैं खर्च कर रहा था, तो अभी शायद मैं थोड़ा बड़ा घर लूंगा रेंट पे, अच्छा खाना खाऊंगा, ये सब चीजों पे मेरा 30-35 की जगह 45-50 हजार तक खर्च होगा, फिर भी मेरे 20 हजार रुपए बच जाएंगे।
अभी मैं जाके लूंगा कार और उसका ईएमआई अभी 10 से 15 हजार तक अगर उसका ईएमआई है तो मुझे कोई टेंशन नहीं, बराबर। तो ये कार मैंने क्यों ली है बच्चों, कार के लिए डिमांड क्यों क्रिएट हुई, क्योंकि मुझे पता है कि इनकम बढ़ने वाला है। बट उसी जगह पे अगर मुझे डर लगता है कि मंदी आ रही है, कंपनीज लॉसेस में जा रही है, धंधा हो नहीं रहा है, तो शायद मुझे निकाल सकते हैं यहाँ से, राइट। कंपनी से में से मुझे निकाल सकते हैं या फिर मेरी सैलरी कम कर देंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मेरे टेबल पे आजू बाजू पे जो लोग जॉब कर रहे थे उसमें से 20-25% लोगों को निकाल दिया कंपनी ने और बाकी लोगों की सैलरी कम कर दी, क्योंकि पूरी दुनिया में मंदी है। 2008 के टाइम पे हुआ था। बहुत सारे लोग जो यूएस में अगर रहते थे वो वापस आ गए थे इंडिया में। तो ऐसे टाइम पे मैं क्या करूंगा, अगर मेरी कोई डिमांड है तो भी उसको मैं कम कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि कल जाके हो सकता है मेरा इनकम कम हो जाए। आ रहा है ध्यान में कि अभी मैं लेता था वो चीज, आज मैं अफोर्ड कर सकता हूं उसको, फिर भी मैं सोचूंगा कि ये पैसे बचा के रखो। मेरा प्लान था कि मैं कहीं टूर पे जाने वाला था फैमिली के साथ में, वहां पे 50-60 हजार खर्च करने वाला था। लेकिन घर पे आके मैं क्या बोलूंगा वाइफ को मेरे की, देख अभी ऐसा है कि मेरे कुछ दोस्तों की जॉब भी गई है, कुछ दोस्त ऐसे जिनकी जॉब टिकी हुई है लेकिन उनकी सैलरी कम हो गई। हो सकता है अपने को अगले महीने से या और 1-2 महीने बाद में परेशानी हो जाए, राइट। फाइनेंशियल क्रंच आ जाए कि हमको जितना पैसा लगता है उससे कम आए। तो मुझे लगता है कि ये 50 हजार हमने बचा के रखने चाहिए, खराब टाइम के लिए हमने बचा के रखने चाहिए। टूर पे नहीं जाएंगे, मतलब उसकी जो भी डिमांड होगी, मुझे जाने के लिए बस ट्रेन फ्लाइट लगेगी, वहां पे मैं होटल पे रहूंगा, फूड खाऊंगा, घूमूंगा, ये सारी चीजों को, ये सारी प्रोडक्ट को जो डिमांड में क्रिएट करने वाला था वो डिमांड मैं अभी क्रिएट नहीं करूंगा, वो पैसे मैं क्या करूंगा, सेव करूंगा। तो देखो इनकम अगर बढ़ेगी ऐसा एक्सपेक्टेशन होगा तो मैं डिमांड कम कर देता हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, डिमांड बढ़ा देता हूँ। और मुझे लगता है कि इनकम मेरा कम हो जाएगा आगे चल के, तब मैं क्या कर देता हूँ, डिमांड कम कर देता हूँ। ठीक है, ये जनरल है ऐसा। आपको क्वेश्चन ऐसे टाइप से कुछ आएगा कि कंज्यूमर इज एक्सपेक्टिंग दिस टू हैपन, तो अभी क्या होगा, तो आपको ऐसे लॉजिकली भी सोचोगे तो इसका आंसर दे दोगे। एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पे कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है, आपको पता चलना चाहिए इसके लिए। एग्जाम्पल, इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ पेट्रोल the price of petrol will rise, then अच्छा ये थोड़ा सा हैंग हुआ है, तब तक आप लिख लो आगे। इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स द प्राइस ऑफ पेट्रोल विल राइज, देन what will be the impact on demand, what will be the impact on today's demand, ऐसा लिखो, what will be the impact on today's demand। उसको अगर लगता है कि इसकी प्राइसेस बढ़ने वाली है, कल जाके इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, तो आज की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा इसका, ठीक है। हाँ, चलो। इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ पेट्रोल विल राइज, देन what will be the impact on today's demand for petrol। करेक्ट, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आंसर क्या होगा, डिमांड फॉर पेट्रोल विल राइज। करेक्ट, डिमांड फॉर पेट्रोल विल राइज। तो अपने करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये रहेगा डिमांड फॉर द पेट्रोल विल राइज। ओके।
अच्छा एक चीज सुनो, और एक और डिटर्मिनेंट था जो पुराने सिलेबस में था, जिसको बोलते थे स्पेक्युलेटिव गुड्स। स्पेक्युलेटिव गुड्स, ठीक है, जो अभी नए सिलेबस में नहीं है आपको, लेकिन एक हो सकता है कि गलती से कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, इसके लिए अपन एक 2 लाइन लिख लेंगे उसके लिए, ठीक है। स्पेक्युलेटिव गुड्स, तो सबसे पहले मतलब समझो, स्पेक्युलेटिव गुड्स का मतलब क्या है, या स्पेक्युलेटिव कंजम्पशन, कुछ भी आ सकता है, स्पेक्युलेटिव गुड्स या स्पेक्युलेटिव कंजम्पशन। मतलब समझते हैं कि स्पेक्युलेशन मतलब क्या है। स्पेक्युलेशन मतलब अंदाजा लगाना, बेट लगाना। जैसा दो दोस्त बैठे हुए, आईपीएल की मैच चालू है, मान लो मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। एक बंदा बोल रहे देख आज मुंबई जीतेगा, दूसरा बोल रहे नहीं चेन्नई जीतेगा, तो अपन क्या बोलते हैं, लगा बेट। क्या बोलते हैं अपन, लगा बेट। तो मैं एक्सपेक्ट करो कि ये बढ़ेगा, या मतलब ये जीतेगा, कौन जीतेगा इसके ऊपर मैं बेट लगा रहा हूं। वैसे ही स्पेक्यूलेशन मतलब मैं इसलिए परचेस करता हूं कोई चीज, ठीक है। मैं कोई चीज इसके लिए परचेस करता हूं कि मुझे लगता है कि थोड़े टाइम में, फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ेगा, तब मैं इसको सेल करके प्रॉफिट कमा लूंगा। मान लो एग्जाम्पल के लिए रिलायंस का शेयर, आज वो चालू है 2,000 रुपए का, मैं नहीं ले रहा उसको, बट मुझे किसी दोस्त ने बोल दिया कि ये जो शेयर है ना 2,000 का, ये देख कल जाके जाएगा, मतलब एक हफ्ते भर में ये जाने वाला है 2,500 रुपए में। रिलायंस को एक बहुत बड़ी ऑर्डर मिली है गवर्नमेंट से, तो 2,000 रुपए का शेयर जाने वाला है 2,500 में। तो मैं आज ये शेयर परचेस कर लूंगा। क्यों कर रहा हूं, वो शेयर का कोई यूटिलिटी है क्या मेरे लिए। जैसे मैं चेयर पे बैठने के लिए यूज करता हूँ, पेन लिखने के लिए यूज करता हूँ, कपड़े पहनने के लिए यूज करता हूँ, फूड खाने के लिए यूज करता हूँ, वो शेयर की बाकी कोई यूटिलिटी है क्या मेरे लिए, कोई नहीं। वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेरे डीमैट अकाउंट में जमा हो जाएगा शेयर, जिसको मैं बाद में बेच पाऊंगा, मतलब बेच सकता हूं मैं उसको। खरीदा खरीदा क्यों मैंने इसको, ताकि जब प्राइस बढ़ेगी तब मैं इसको बेच दूंगा, राइट। क्यों खरीदा, ताकि जब प्राइस बढ़ेगी तब मैं इसको बेच दूंगा। तो यहां पे भी लॉजिक सेम है, जो हमने फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के अंदर लॉजिक देखा ना, वही लॉजिक सेम है। यहां पे नीचे से मैं स्टार मार्क करके लिख दो, स्पेक्यूलेटिव स्पेक्यूलेटिव गुड्स। इसके अंदर क्या आता है, शेयर्स, बॉन्ड्स, ठीक है, शेयर्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, सिल्वर। गोल्ड सिल्वर कब, जब मैं गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी बनाने के लिए नहीं खरीद रहा हूं, मैं किस लिए खरीद रहा हूं कि प्राइस बढ़ेगी तो मैं इसको बेच दूंगा, उसके लिए लिया मैंने गोल्ड सिल्वर। तब आएगा स्पेक्यूलेटिव में। अच्छा, नॉर्मल गोल्ड लेके तुमने अगर ज्वेलरी बना दी तो बात खत्म हो गया, ज्वेलरी बन गई मतलब अब उसको बेचना नहीं है, वो डबल भी हो गया। मान लो आज तुमने 40,000 रुपए से सोना लिए वाला है, अभी करीब करीब 70-71 हजार है वो, तो लगभग प्राइस डबल भी हो गई, तो भी आप उसको बेचोगे नहीं, क्योंकि उसको पहनना है ना आपको, उसको आपको यूज करने का है। तो यहां पे वो गोल्ड और सिल्वर आएगा जो आप बाद में बेचना चाहते हो, या फिर आपने कोई ऐसा प्लॉट खरीद लिया। अब प्लॉट पे अगर घर बना लिया तो वो यहां पे ले आएगा, समझ रहे हो मेरी बात को। अगर वहां पे घर बनाते हो आप, वहां पे रहने लग जाते हो, तो वो स्पेक्युलेटिव गुड्स में नहीं आएगा। स्पेक्युलेटिव में वो सारी चीजें आएंगी जो आप बेचने के लिए खरीदते हो। आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ेगा और मैं ज्यादा प्राइस पे इसको बेच दूंगा और मैं मुनाफा कमाऊंगा, तब इसको क्या बोला जाएगा, स्पेक्युलेटिव गुड्स। तो अगर आपको लगता है कि इसकी प्राइस बढ़ेगी, तो बच्चों आज इसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं इसको खरीद लूंगा ना मैं इसको। और अगर आपको लगता है इसकी प्राइस गिर जाएगी, आपने काय के लिए खरीदा था, मुनाफा कमाने के लिए, बराबर ना। मान लो 2,000 रुपए का आपने रिलायंस का शेयर खरीदा, आपको लग रहा है 2,500 तक जाएगा, एक्चुअल गया ये 2,300 में। और यहाँ पे ऐसी खबर आ गई कि अरे यहां से तो ये गिरने वाला है, क्योंकि इनको कुछ लॉस हो गया, कुछ तो प्रॉब्लम हो गई, कोर्ट केस हो गए। तो अभी आप वेट नहीं करोगे 2,500 जाने का, क्योंकि अभी आपको लग रहा है ना कि ये नीचे जाने वाले हैं, तो नीचे जाने वाले तो आप इसको तुरंत बेच दोगे, यू विल सेल, मतलब डिमांड हो गई कम, डिमांड हो गई कम, राइट, डिमांड रिड्यूस।
तो स्पेक्युलेटिव गुड्स के अंदर अगर आपको लगता है कि प्राइस बढ़ेगी तब डिमांड बढ़ेगी, आपको लगता है प्राइस कम हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी। हो सकता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आए भी नहीं, नहीं आया तो और भी अच्छा है, लेकिन अगर आता है तो वी विल बी प्रिपेयर्ड। ओके, ठीक है। और इसके बाद में एक हेडिंग डालो अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स, हमने ये 5 इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स देखे, इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स है जो इसके ऊपर इंपैक्ट डालते हैं, वो सारे अदर फैक्टर्स के अंदर कवर कर लेंगे हम लोग। ठीक, तो ये सिंपल सिंपल है बच्चों। इसके अंदर सबसे पहला रहेगा साइज ऑफ द पॉपुलेशन। अब साइज ऑफ द पॉपुलेशन मतलब कितना पॉपुलेशन उस एरिया में जहां पे आप डील कर रहे हो, करेक्ट। ये किसके लिए, कोई भी बिजनेस फर्म के लिए ना ये। तो आप जहां पे भी डील कर रहे हो, जहां पे आपका दुकान है, जहां पे आपका शोरूम है, उस एरिया में अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली डिमांड ज्यादा होगी। अगर पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड कम होगी। जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा परचेस होगा ना, राइट। सिंपल है ना। लिखो अदर फैक्टर्स के अंदर पहला साइज ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन, इसके अंदर क्या होगा, पॉपुलेशन अगर ज्यादा है तो डिमांड भी ज्यादा है, और अगर पॉपुलेशन कम तो डिमांड भी कम। राइट। सेकेंड लिखो इसके अंदर एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। लिखो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, तीन चीजों में बांट लो इसको सीधा सीधा, 1 2 3। पहला होगा बच्चे, चिल्ड्रन। दूसरे होंगे एडल्ट्स, और तीसरे होंगे ओल्ड। चिल्ड्रन मतलब क्या, लगभग जीरो से लेके, तो जीरो तो नहीं समझो, 1 साल पकड़ लो इसको, एक साल से लेके तो समझ लो 18 19 साल तक यहाँ पे आएगा। फिर 20 साल से लेके तो लगभग लगभग 55 60 साल तक इधर कवर हो गए, और 61 एंड अबव ओल्ड एज में जाएंगे। तो जो एरिया में चिल्ड्रन ज्यादा है, राइट, जहां पे चिल्ड्रन ज्यादा है वहां पे क्या ज्यादा बिकेगा, वहां पे ज्यादा बिकेंगे बुक्स, बच्चे स्कूल में जाएंगे ना, टॉयज, गेम्स, चॉकलेट्स। चॉकलेट्स, मिल्क, है ना, बच्चे दूध पीते हैं, चाय नहीं पीता कोई, जनरली अपन देखा है कि बच्चा कहीं पे भी है तो उसको दूध पिलाना जरूरी होता है। तो ऐसी सारी चीजें जो है इसका डिमांड बढ़ जाएगा अगर उस एरिया में बच्चे ज्यादा है तो। वही अडल्ट या यंग पॉपुलेशन अगर ज्यादा है, मान लो, या इसको बोला जाता है वर्किंग पॉपुलेशन भी बोलते हैं इसको, वर्किंग पॉपुलेशन अगर ज्यादा है तो वहां पे किसकी डिमांड ज्यादा रहेगी, व्हीकल्स, ये सब लोगों को गाड़ियां वगैरह लगेगी, मोबाइल, लैपटॉप, कपड़े, शूज, चप्पल जूते, इसका भी शौक होता है, तो इसकी डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी। ओल्ड पीपल अगर है, किसी किसी जगह पे ओल्ड पीपल अगर ज्यादा रहते तो वहां पे किसकी डिमांड बढ़ेगी बच्चों, मेडिसिन, हाउस हेल्प, मतलब जो घर पे काम करने वाले ये रहेंगे,
राइट, वॉकिंग स्टिक्स, वॉकिंग स्टिक्स, स्पेक्टेकल्स यानी कि चश्मा वगैरह, ये सब चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी। तो एज के हिसाब से भी डिमांड इफेक्ट होती है एज की। वहां पे जो पॉपुलेशन है, तो ज्यादातर पॉपुलेशन कैसे लोगों की है, कि ज्यादातर बच्चे हैं कि ज्यादातर अडल्ट है या ज्यादातर ओल्ड पीपल है, उसके हिसाब से भी डिमांड कम ज्यादा होने वाली है। तो तुमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कौन ज्यादा यूज करता है, राइट। मेरा जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा कौन यूज करता है वो देखना पड़ेगा। फिर देखना पड़ेगा कि उस पॉपुलेशन में ऐसी डिमांड, मतलब ऐसे लोग ज्यादा है क्या वहां पे रहने वाले। अगर वैसे लोग ज्यादा हो गए तो डिमांड बढ़ेगी, वैसे लोग कम हो गए तो डिमांड कम हो जाएगी, राइट। तीसरा ले लो, लेवल ऑफ नेशनल इनकम, लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये चीज तो सिंपल है, समझ लो। नेशनल इनकम जो है, नेशनल इनकम मतलब क्या, नेशनल इनकम मतलब जैसे मेरा जो इनकम है वो मेरा पर्सनल इनकम हो गया, मेरा भाई जो कमा रहा है वो उसका पर्सनल इनकम हो गया, जो मेरा कोई रिलेटिव है वो कमा रहा है वो उसका पर्सनल इनकम, कोई मेरा पड़ोसी है वो कमा रहा है उसका पर्सनल इनकम। तो एक देश में जो जितने सारे लोग हैं वो मिला के कितना पैसा कमा रहे हैं उसको बोला जाता है नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं उसको, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम अगर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली इसी का मतलब होगा कि सबका इनकम, तो सबका अगर इनकम ज्यादा होगा तो डिमांड भी ज्यादा होगी। नेशनल इनकम अगर कम होगा तो डिमांड भी कम होगी। अभी अगर नेशनल इनकम समझ आ गया तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है समझो। डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इतना लिख लो पहले नेशनल इनकम का, फिर मैं बोलता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम का मतलब ऐसा होता है कि मान लो एक एक जगह, मतलब एक कंट्री में 100 लोग है, 100 लोग, और इनका जो नेशनल इनकम है यानी कि 100 लोग मिला के कितना कमा रहे हैं, वो आंकड़ा अगर मैं देखूं तो ये है मान लो 1 लाख रुपए। इसका मतलब एक एक बंदा कितना कमा रहा है, 1000 रुपए। हर एक बंदे का इनकम कितना है, 1000 रुपए। अगर इसमें हर एक बंदे का इनकम 1000 रुपए रहेगा, इसका मतलब है इसको बोलते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, नेशनल इनकम आपका 1 लाख रुपए है, पॉपुलेशन में 100 लोग हैं, हर एक बंदा 1000 1000 रुपए कमा रहा है, मतलब सबका नेशनल इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है, सब 1000 1000 कमा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता ना, एग्जैक्टली 1000 1000 रुपए नहीं कमाता है कोई भी। प्रैक्टिकली क्या होगा, 1000 रुपए कमाने वाले कुछ लोग होंगे, कुछ 2000 कमाने वाले होंगे, कुछ 5000 कमाने वाले होंगे, कुछ 10,000 कमाने वाले होंगे, कुछ 500 कमाएंगे, कुछ 100 रुपए कमाएंगे, कोई 50 रुपए कमाएगा, कोई 1 रुपए कमाएगा, कोई 10 रुपए कमाएगा, तो कोई 50,000 भी कमाए। अगर ये जो रेंज है ये अगर बहुत बड़ी है, ये रेंज अगर बहुत बड़ी है, बड़ी मतलब ऐसे लंबी नहीं, बड़ी मतलब एक बंदा जो है, मतलब मिनिमम इनकम, एक बंदा आपका 10 रुपए कमा रहा है और दूसरा बंदा 50,000 कमा रहा है, कितना बड़ा रेंज हो गया ना ये। इसके अंदर कितनी बड़ी इनकम के अंदर गैप, कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। एक इतना गरीब है कि उसको खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, और दूसरा इतना रईस है
कि उसको खाना है, कपड़ा है, घर है, गाड़ी है। अब उसको ध्यान में नहीं आ रहा कि मैं पैसा कहां पे रखूं या किस पे खर्च करूं। अगर ये डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा तो इसको बोलते हैं अनइक्वल, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो कभी होगा ही नहीं कि एग्जैक्टली इक्वल है, ऐसा कभी होगा नहीं। एग्जैक्टली सब लोग मिलके हजार हजार रुपए कमा रहे, ऐसा तो कभी होगा नहीं। बट इसको अपन बोल सकते हैं कि फेयरली, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन या फेयरली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये गैप अगर कम होगा, करेक्ट, और बहुत ज्यादा गैप होगा तो फिर उसको बोला जाएगा कि अनइक्वल। तो अगर ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो डिमांड होगी ज्यादा, क्योंकि सबके पास पैसा है ना, सब लोग खर्च करेंगे। और अगर अनइक्वल है डिस्ट्रीब्यूशन, तब डिमांड होगा कम, तब डिमांड होगा कम। लिख लो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन डिमांड ज्यादा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन डिमांड कम। तो इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी जितनी ज्यादा रहेगी सोसाइटी में, उतना डिमांड वहां पे कम रहेगा। ठीक है? तीसरा फैक्टर इसके अंदर ये है, नहीं तीसरा नहीं, तीन हो गए शायद अपने ना। हाँ, ये थर्ड वाला था, अभी फोर्थ देखेंगे। ये सेकेंड, दिस इज द फर्स्ट। तो फोर्थ देखो, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट। ठीक है, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट। कंज्यूमर क्रेडिट, कंज्यूमर क्रेडिट का मतलब होता है एज अ कंज्यूमर, यानी कि कोई चीज परचेस करने के लिए जो मैं लोन लेता हूं। ठीक है, कोई भी चीज मैं परचेस करने के लिए अगर लोन लेता हूं तो उसको बोलते हैं कंज्यूमर लोन या कंज्यूमर क्रेडिट। तो कंज्यूमर क्रेडिट में क्या आता है, मेरा होम लोन जो मैंने घर परचेस करने के लिए लेता हूं, कार लोन जो कार परचेस करने के लिए लेते हैं। तो ऐसे टाइप के जो मैं एज ए कंज्यूमर अगर मैं बैंक में जाता हूं, एज अ कंज्यूमर जब मैं बैंक में जाता हूं लोन लेने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर लोन। तो ये कंज्यूमर लोन लेना जितना मेरे लिए इजी होगा, इजी मतलब कम से कम डॉक्यूमेंटेशन, कम से कम चक्कर। नहीं तो आपने सुना होगा एसबीआई में एक लोन लेने के लिए 10 चक्कर मारनी पड़ती है, हर बार नया नया डॉक्यूमेंट बोलते हैं, जल्दी लोन पास करते नहीं। तो ये जितना आसान होगा लोन लेना, इसका प्रोसीजर जितना आसान होगा उतनी डिमांड ज्यादा होगी, राइट। जितना इजी होगा डिमांड ज्यादा। अगर ये डिफिकल्ट होगा, मुझे जल्दी लोन मिल नहीं रहा है, मुझे चक्करें मारनी पड़ रही है, मेरा लोन बार बार रिजेक्ट हो रहा है, तो क्योंकि घर लेने के लिए तो मुझे लोन की जरूरत पड़ेगी, कार लेने के लिए लोन की जरूरत पड़ेगी। अगर लोन हुआ तो मैं ये चीजें ले पाऊंगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं ले पाऊंगा। और इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट का तो मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, आप लोगों को मालूम है इंटरेस्ट रेट की वजह से मेरा ईएमआई कम ज्यादा होगा। ईएमआई पता है ना, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट ईएमआई कितना हफ्ता आएगा, हर महीने को कितना हफ्ता आएगा ईएमआई। तो इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा तो डिमांड कम। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट अगर कम तो डिमांड ज्यादा, सिंपल। अगर होम लोन का ब्याज दर अगर घटता है
तो घरों की डिमांड बढ़ जाएगी, सिंपल। और अगर होम लोन का ब्याज दर बढ़ता है तो घरों की डिमांड कम हो जाएगी, वेरी सिंपल। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा, डिमांड कम, इंटरेस्ट रेट कम, डिमांड ज्यादा, सिंपल। ठीक है। और इसके अंदर लास्ट बचा अपना पांचवा, गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज, अभी आपने सुना क्या, ये जो 2024 का बजट आया, इसके अंदर इन्होंने क्या बोला, अगर आप घर के ऊपर सोलार बिठाओगे और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करोगे, करेक्ट, तो आपको सब्सिडी मिलेगी। कितनी सब्सिडी मिलेगी? ₹78,000 की सब्सिडी मिल जाएगी आपको। ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक एग्जांपल, एकदम सही सही बात है ये। तो नॉर्मली आपको सोलार परचेस करने के लिए खर्चा आता है लगभग लगभग 1,80,000 रुपए खर्चा आता है, करीब करीब 2-4 हजार कम ज्यादा हो गया आपकी जगह के अनुसार। तो पहले मैं जब सोलार बिठाने की सोचता था तो मैं सोचता था अरे मुझे 1,80,000 खर्चा आएगा। अभी गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दिया 78,000, मतलब मेरे लिए खर्चा हो गया लगभग 1,02,000 रुपए। तो मतलब मुझे बोलो, अगर अभी मेरा इफेक्टिव एक्सपेंडिचर कम हो गया ना, तो क्या करेंगे लोग? ज्यादातर लोग सोलार लेंगे या नहीं लेंगे? करेक्ट, ज्यादातर लोग सोलार लेने वाले हैं, मतलब इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। मतलब सब्सिडीज है या फिर गवर्नमेंट का फ्रेंडली अप्रोच है टूवर्ड्स दैट प्रोडक्ट, तो डिमांड इसकी बढ़ जाएगी। बट वही एग्जांपल लो इसका, गुटखा की जो पुड़ी है, ये गवर्नमेंट ने बैन करके रखी है, बैन। करेक्ट, गन्स गवर्नमेंट ने बैन करके रखी है, ओपन मार्केट में नहीं बिकता है। तो इसकी डिमांड रहेगी क्या? नो डिमांड। बैन है तो कुछ काम ही नहीं ना इसका। करेक्ट, जब ये बैन रहेगा तुम ले ही नहीं पाओगे इसको तो। या फिर गवर्नमेंट क्या करता है, कवर ये बैन वाला आ गया तो समझ इसको बैन नहीं कर सकती। फिर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसके ऊपर टैक्सेस बहुत बढ़ा देगी। करेक्ट, टैक्सेस बहुत बढ़ा देगी। जैसे गवर्नमेंट को चाहिए कि कार का इंपोर्ट ना हो, गवर्नमेंट ये चाहती है कि कार का इंपोर्ट नहीं होना चाहिए। उनको लगता है कि इंडिया में जो कार बेचनी है उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होना चाहिए। तो इन्होंने क्या कर दिया, इंपोर्ट के ऊपर, इंपोर्ट मतलब किसी भी बाहरी देश से अगर इंडिया में कुछ माल लाते हैं तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट। तो इंपोर्ट के ऊपर इतने हेवी टैक्सेस लगा दिए कि वो कार की कीमत लगभग दुगनी हो जा रही, कि 1 करोड़ की कार है तो इंडिया में आते आते वो 2 करोड़ की हो जाए। तो अगर हेवी टैक्सेस होंगे तब भी क्या होगा, डिमांड कम रहेगी। हेवी टैक्सेस रहेंगे तो डिमांड कम। अगर इसको मैं समरी में बोलना चाहूँ तो क्या बोल सकता हूँ मैं इसको, सब्सिडी अगर है तो डिमांड ज्यादा, अगर हेवी टैक्सेस है तो डिमांड कम। ठीक है, ये छोड़ के भी बाकी कुछ कुछ फैक्टर्स रहते हैं, जैसे कि वेदर कैसा है। मानसून अगर अच्छा होगा, मानसून अच्छा है तो क्या होता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो शेतकरी लोग जो है, ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो मतलब इस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चरल इनकम पे डिपेंडेंट है। तो उनका इनकम बढ़ जाएगा अगर मानसून अच्छा है तो, राइट। उनका इनकम अगर बढ़ गया तो उनका डिमांड बढ़ जाएगी। तो ऐसे बाकी कुछ कुछ फैक्टर्स आते हैं, बट ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ये है सारे। ठीक है,
तो एक बार अपन मॉड्यूल देख लेंगे इसका, राइट। अभी हमारा डिटर्मिनेंट का जो है वो पार्ट पढ़ाना हो चुका है, तो लेट अस सी द मॉड्यूल, आईसीआई मॉड्यूल। फिर हम बोल सकते हैं कि हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो पूरा हो चुका है, राइट। देखो हमने यहां से चालू किया था, व्हाट डिटरमाइंस डिमांड, ठीक है। ने यार से चालू किया था व्हाट डिटरमाइंस डिमांड। हमने देखा था डिटरमिनेंट्स मतलब क्या है, जो ऐसे कुछ फैक्टर्स है किसको अफेक्ट करते हैं, वो डिमांड को, राइट। किसको अफेक्ट करते हैं, डिमांड को। तो ये देखो क्या बोल रहे हैं, ये देखो, knowledge of the common determinants of demand for a product or service and the nature of relationship between demand and its determinant are essential for a business firm। किसी भी बिजनेस फर्म के लिए इसेंशियल है। क्यों इसेंशियल है, फॉर एस्टिमेटिंग द मार्केट डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट। उनको समझ के लेना है कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड रहेगी या नहीं, तो उनको पहले ये समझना पड़ेगा कि कैसे, कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट्स है जो मेरी प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट कर रहे, राइट। देखो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सबसे पहला डिटर्मिनेंट हमने देखा था प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ऑब्वियसली इन्होंने बोला है कि द, एक सेकेंड, हाँ, द गुड्स ओन प्राइस इज अ की डिटर्मिनेंट, राइट, इज अ की डिटर्मिनेंट एंड सॉरी ऑफ इट्स डिमांड। आगे देखो क्या बोलते हैं ये लोग, इट इंप्लाइज दैट अ राइज इन द प्राइस, अगर प्राइस राइज हो गई, देखो राइज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी brings about a fall in the quantity purchased, fall in the quantity purchased, fall मतलब अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाएगी एंड वैसे वर्सा, मतलब प्राइस अगर सॉरी प्राइस अगर बढ़ गई तो डिमांड कम हो जाएगी एंड वैसे वर्सा, मतलब प्राइस कम हो गई तो डिमांड बढ़ जाएगी। अच्छा यहाँ पे एक वर्ड देख रहे हो क्या आप, ये सेटेरिस पेरिबस। सेटेरिस पेरिबस मतलब कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। वहां पे मतलब लिख लो आप, अगर आप भी मॉड्यूल देख रहे हो तो सेटेरिस पेरिबस का मतलब लिख लो वहां पे। इसका मतलब होता है कीपिंग कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, अदर थिंग्स कांस्टेंट, सेटेरिस पेरिबस कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, मतलब समझो कि अगर प्राइसेस बढ़ जाती है, करेक्ट, प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ जाती है, लेकिन साथ साथ में आपका इनकम भी बढ़ जाता है, तब आपका डिमांड कम नहीं होगा। जैसे मान लो आपको घर लेना है, घर की प्राइस है 1 करोड़, आपकी सैलरी है 10 लाख, आप सोच रहे हो कि ये घर में ले लूं, बट ये डिसीजन लेते लेते 1-2 महीने हो गए। अभी आपने वहां पे जाके फिर से इंक्वायरी की, बिल्डर को मिले कि सर मैं देख के गया था 1 करोड़ रुपए का घर है, आज फाइनल डील करते, मैं आपको टोकन अमाउंट दे देता हूँ आज। बिल्डर ने बोला ठीक है टोकन अमाउंट तो दे दो, लेकिन इसमें एक छोटा सा चेंज हो गया। आप बोल रहे क्या चेंज है, वो बोल रहे 1 करोड़ का जो घर था वो अभी हो चुका है 1 करोड़ 10 लाख का। आप बोल रहे उसका, अरे सर मैं 2 महीने पहले तो बात करके गए, आप बोले 1 करोड़ रुपए का है, अभी कैसा कर सकते हो आप ये। उसने बोला कि भाई तू सिर्फ बात करके गया था, तूने बुक नहीं किया था ये। तो पिछले महीने 1.5 महीने में बहुत सारी डिमांड आ गई, बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं घर लेने के लिए, तो अब मैंने प्राइसेस बढ़ा दी, 1 करोड़ 10 लाख रुपए हो गई। तो नॉर्मली क्या हो जाएगा, नॉर्मली तो मेरी डिमांड कम हो जानी चाहिए, बट पिछले 1 महीने में मेरा इंक्रीमेंट भी हो गया, मैंने कंपनी चेंज करी या फॉर वट एवर द रीजन मेरी सैलरी भी बढ़ गई है। अब 10 लाख का जो मेरा पैकेज है अभी वो 15 लाख का हो गया। मैं सोच रहा ठीक है ना यार, मैं 10 लाख के पैकेज में 1 करोड़ का घर ले रहा था मैं होम लोन लेके, अभी मैं मुझे होम लोन तो लेना ही है, अब पैकेज तो मेरा लगभग 1.5 गुना हो गया। घर की प्राइस कितने से बढ़ गई, सिर्फ 10% से। 1 करोड़ का घर हुआ 1 करोड़ 10 लाख का, लेकिन सैलरी कितने से बढ़ी, सैलरी डायरेक्टली 1.5 गुना हो गई। मैं सोच रहा ठीक है भाई ईएमआई अफोर्ड कर लूंगा, ले लूंगा मैं घर वो। तो डिमांड कम होगी क्या, नहीं होगी। तो इसके लिए जब भी अपन कोई भी डिटर्मिनेंट का इंपैक्ट देख रहे होंगे,
तब हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स कांस्टेंट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, तभी ये रूल वर्क करेगा। ठीक है, अगर एक साथ 2 या 3 डिटर्मिनेंट चेंज होते हैं तब नहीं बोल सकते क्या होगा, तब हमेशा फिर देखना पड़ेगा सिचुएशन क्या, तब डायरेक्टली रूल नहीं बोला जा सकता। इसके लिए अगर हम ये सोच रहे, अगर ये हम एनालाइज कर रहे कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी अगर एनालाइज कर रहे तो हम ये समझ के लेंगे कि इसके जब इसको चेंज करेंगे तो बाकी सारे डिटर्मिनेंट सेम रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। उसी को बोला जाता है कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। नेक्स्ट देखो सेकंड डिटर्मिनेंट हमारा प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज। क्या बोल रहे, देखो रिलेटेड कमोडिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, नेक्स्ट वन इज कॉम्पिटिंग गुड्स और सब्स्टिट्यूट। इसी को हमने क्या लिखा था, और एक वर्ड अल्टरनेटिव, क्या लिखा था हमने, अल्टरनेटिव भी बोलते हैं इसको, अल्टरनेटिव। ठीक है, अल्टरनेटिव भी लिख लो वहां पे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सर्विसेज आर दोज दैट आर बॉट और कंज्यूम्ड टुगेदर। कर लो इसको हाईलाइट, बॉट और कंज्यूम टुगेदर और साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ ये कंज्यूम किए जाते हैं। एग्जाम्पल बोल रहे टी एंड शुगर, ऑटोमोबाइल एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक, राइट। और नेक्स्ट पेज पे द इंक्रीज इन द डिमांड फॉर वन, मतलब एक कमोडिटी के लिए अगर किसी डिमांड को हमको अपने को देखना है, द इंक्रीज इन द डिमांड फॉर वन कॉजेस एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द अदर। मतलब हमने देखा था अगर व्हीकल की डिमांड बढ़ गई तो ऑब्वियसली पेट्रोल की भी डिमांड बढ़ जाएगी ना, क्योंकि ज्यादा व्हीकल है तो पेट्रोल तो लगेगा ही ज्यादा, सिंपल है। सो व्हेन टू कमोडिटीज आर कॉम्प्लीमेंट्स, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन, एक जन की अगर प्राइस कम हो गई, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, विल कॉज द डिमांड फॉर द अदर टू राइज। हमने ये लिख के लिया, राइट, डिमांड फॉर द अदर विल राइज। तो एक जन का कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर अगर एक का प्राइस कम हो गया तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, बराबर। For example, a fall in the price of petrol-driven cars would lead to a rise in the demand for petrol. पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी अगर व्हीकल की प्राइस कम होगी तो। Similarly, computers and computer software are complementary goods. A fall in the price of computers will cause a rise in the demand for software. अच्छा, ये सब कुछ हमने देखा है। कोई अगर आप में से पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो उसको लगेगा कि सर कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहे, फटाफट आगे क्यों जा रहे, तो पहले के वीडियो देख लो एक बार। ये सब कुछ हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया है, इसके हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे। अभी सिर्फ हम क्या देख रहे हैं कि मॉड्यूल में वही सब कुछ लिखा है जो हमने देखा है, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि मॉड्यूल का कितना पार्ट हमने कवर कर लिया, क्या क्या कवर कर लिया। और थोड़ी सी मॉड्यूल की लैंग्वेज जो है वो अपने मतलब अपन देखते रहे लैंग्वेज, क्योंकि क्वेश्चन तो आईसीआई पूछने वाले, तो उसके लिए अपन ये मॉड्यूल देख रहे। तो अगर किसी को समझ नहीं आ रहा होगा अभी, तो पहले जाके पहले के वीडियोस देख लो आप, तो फिर ये लेक्चर आपको ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली, हाँ ये कंप्यूटर देखा हमने, एन इंक्रीज इन द प्राइस, सॉरी क्या चल रहा था हम लोग, a fall in the price of computers will cause a rise in the demand for software. The reverse will be the case when the price of a complement rises. तो प्राइस अगर बढ़ गई तो दूसरे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। An increase in the price of a complementary goods, an increase in the price of a complementary goods reduces the demand for the goods in question. Thus we find that there is an inverse relation. Correct? इसको अंडरलाइन भी कर लो, डबल हाईलाइट भी कर लो, डबल अंडरलाइन भी कर लो। हमने ये भी मार्क किया, हमारे पास लिखा हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री के केस में रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, बराबर। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। टू कमोडिटीज आर कॉल्ड कॉम्पिटिंग गुड्स, टू कमोडिटीज आर कॉल्ड कॉम्पिटिंग गुड्स। कॉम्पिटिंग कब बोलेंगे इसको, टू कमोडिटीज आर कॉल्ड एज अ कॉम्पिटिंग गुड्स or substitutes when they satisfy the same want and can be used with ease in place को अंडरलाइन करो, in place of one another। मतलब सेम वांट को सेटिस्फाई करते हैं, सेम वांट मतलब
जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो सेम है जिसको ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, और इजीली उसको रिप्लेस किया जा सकता है, चाय और कॉफी, सिंपल, चाय और कॉफी, राइट। फॉर एग्जाम्पल, टी एंड कॉफी, इंक पेन एंड बॉल पेन, different brands of toothpaste etc. are substitutes for each other and can be used in place of one another easily. When goods are substitutes, if the price of a product being purchased goes up, अगर प्राइस बढ़ गई तो देखो क्या होता है, यहाँ पे डिमांड भी बढ़ने वाली है बच्चों। बायर्स में स्विच टू अ चीपर सब्सटीट्यूट, जो सस्ता वाला सब्सटीट्यूट होगा उसके ऊपर शिफ्ट कर जाएगा बायर। अगर चाय की प्राइस बढ़ गई तो बायर सोचेगा कॉफी तो सस्ती है ना, मैं कॉफी ले लूं, राइट। So this decreases the demand for the product, मतलब किसकी, अगर हम चाय की बात कर रहे होंगे, सुनो, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट बीइंग परचेस गोज अप, आप चाय लेने गए हो, आपको ध्यान में आ गया कि अरे चाय की प्राइस तो बढ़ गई, आप क्या करोगे, अभी चाय की डिमांड कम कर दोगे, राइट। देयरफॉर दिस डिक्रीजेस द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, मतलब चाय की डिमांड कम हो जाएगी, बट इंक्रीजेज द डिमांड फॉर द सब्सटीट्यूट, मतलब कॉफी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, बराबर, कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, राइट। आ रहा है ध्यान में, यहां पे भी देखना ये लिखा हुआ है इन्होंने, सेटरिस पेरिबस, यानी कि कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जगह सब जगह सब जगह सब जगह सब जगह ये एजम्पशन है कि कोई भी डिटर्मिनेंट जब अपन एनालाइज कर रहे हैं तो इस टाइम पे अपन ये समझेंगे कि बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो नीचे, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, क्या बोल रहा है, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, देखो, द परचेसिंग पावर ऑफ अ बायर is determined by the level of his disposable income, level of his disposable income. Other things being equal, मतलब ही क्या, ceteris paribus, other things being equal, the demand for a commodity, यहाँ पे अंडरलाइन, यहाँ पे अपन हाईलाइट कर लेंगे, the demand for a commodity depends upon the disposable income of the potential purchaser, potential purchaser मतलब consumer. So in general क्या होगा, इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम टेंड्स टू इंक्रीज द डिमांड, बराबर, इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम टेंड्स टू इंक्रीज इन डिमांड, मतलब इनकम बढ़ गया डिमांड बढ़ जाएगा, इनकम कम हो गई डिमांड भी कम हो जाएगा, राइट। इन द सेम वे, डिक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम जनरली लोअर्स द क्वांटिटी डिमांडेड, बराबर, अगर इनकम कम हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो जाएगा। अब देखना जो आपने बात की थी ना, इसकी नॉर्मल गुड्स वगैरह, वही बात ये करेंगे, ध्यान से देखो क्या बोल रहे, नॉर्मल गुड्स देखो, normal goods are those that are demanded in increasing quantities as consumers income increases, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ने वाली है। मोस्ट गुड्स मतलब ज्यादातर गुड्स, मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल गुड्स, ज्यादातर गुड्स कैसे होंगे, सारे नॉर्मल ही होंगे। हाउस होल्ड फर्नीचर, क्लोथिंग, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड सेमी ड्यूरेबल एक्सेट्रा फॉल इन दिस कैटेगरी, ये सारे के सारे नॉर्मल गुड्स है। When income is reduced, for example due to recession, demand for normal goods fall, तो जब इनकम कम होगा तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी कम हो जाएगी। एक सेकंड, ये पेज शायद ऊपर गया, एक मिनट मैं इसको एडजस्ट करता हूँ थोड़ा। हाँ, सी नाउ, सो देयर आर सम कमोडिटीज, अभी देखो नेक्स्ट वाला नॉर्मल गुड्स तो हमारा हो गया, अभी देखो क्या बोले, देयर आर सम कमोडिटीज, कुछ कमोडिटी ऐसी है फॉर विच द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी कब, ओनली अप टू अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम, एक सर्टेन लेवल तक ही बढ़ेगी, एंड डिक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन मनी इनकम बियॉन्ड दिस लेवल, मतलब एक लेवल तक अगर इनकम बढ़ी तो इस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, और उससे ज्यादा अगर इनकम बढ़ गई तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। हमने लिखा है बच्चों, बोलो ये क्या है, ये है इन्फेरियर गुड्स, ये क्या है, इन्फेरियर गुड्स, इसको अंडरलाइन कर लो या हाईलाइट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
ये है हमारा इंफेरियर गुड्स। इसमें क्या होता है, एक लेवल तक डिमांड बढ़ती है, उसके बाद में फिर डिमांड घटने लग जाती है। फिर हमने देखा था इसेंशियल कंज्यूमर गुड्स। नॉर्मल गुड्स के अंदर हमने दो पार्ट किए थे, करेक्ट। एक इसेंशियल वाला, नॉन ड्यूरेबल वाला, और एक था ड्यूरेबल। तो इसेंशियल कंज्यूमर गुड्स के बारे में हमने क्या लिखा था, डिमांड बढ़ेगी लेकिन लेस देन प्रोपोर्शनेट बढ़ेगी, बराबर, लेस देन प्रोपोर्शनेट। तो देखो ये क्या बोल रहे हैं, इसेंशियल कंज्यूमर गुड्स मतलब कौन थे, फूड ग्रेन, फ्यूल, कुकिंग ऑयल, नेसेसरी क्लोथिंग एटसेट्रा, ये सारे आते हैं इसेंशियल में। So these satisfy the basic necessities of life and are consumed by all individuals in a society. सारे के सारे लोग इसको कंज्यूम करते हैं। A change in consumers' income, although will cause an increase in demand for these necessities. मतलब क्या, देखो कंज्यूमर का अगर इनकम बढ़ गया, चेंज हो गया, अपन समझ लेते बढ़ गया, ठीक है, कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया, तो इट विल कॉज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर दीज नेसेसिटीज, बट दिस इंक्रीज विल बी लेस दैन प्रोपोर्शनेट। हाईलाइट करो इसको, लेस दैन प्रोपोर्शनेट। किसका होगा लेस दैन प्रोपोर्शनेट, इसेंशियल कंज्यूमर गुड्स का होगा लेस दैन प्रोपोर्शनेट, करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट, this is because as people become richer, there is a relative decline in the importance of food and other non-durable goods in the overall consumption basket, and a rise in the importance of durable goods such as TV, car, house, etc. तो इनका बोलना ये कि जैसे जैसे आदमी रिच होते जाएगा, रईस होते जाएगा, वैसे वैसे इसेंशियल प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है उसका प्रपोर्शन कम होगा, डिमांड कम नहीं होगी, डिमांड कम होगी इंफेरियर प्रोडक्ट की। इसेंशियल की डिमांड तो बढ़ेगी लेकिन बढ़ने का जो रेट होगा, मतलब बढ़ने का जो प्रोपोर्शन होगा वो कम रहे, ठीक है, आ रहा है ध्यान में। और ये जो बाकी प्रोडक्ट है, यानी कि ड्यूरेबल प्रोडक्ट जो है वो टीवी, कार वगैरह, उसकी जो डिमांड है वो बढ़ेगी और उसका प्रोपोर्शन भी ज्यादा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बिजनेस मैनेजर शुड बी फुल्ली अवेयर ऑफ द नेचर ऑफ गुड्स विच दे प्रोड्यूस or the nature of the need which their products satisfy, and the nature of relationship of quantities demanded with changes in buyer's income, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होने वाला है बच्चों, अगर आपका प्रोडक्ट इसेंशियल होगा तो वो बढ़ेगा जरूर, डिमांड बढ़ेगा जरूर, लेकिन प्रोपोर्शन होगा कम। और वही आपका प्रोडक्ट अगर ड्यूरेबल होगा तो डिमांड भी बढ़ेगी एंड प्रोपोर्शन भी ज्यादा रहेगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो ये तो सिंपल है, डिमांड फॉर अ कमोडिटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ बायर्स एंड चेंजेस इन देम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो होगा क्या यहाँ पे, गुड्स विच आर मॉडर्न, जो गुड्स मॉडर्न रहेंगे, और मोर इन फैशन, जो फैशन में है उसका डिमांड क्या रहेगा, हायर देन द गुड्स विच आर ऑफ ओल्ड डिजाइन, करेक्ट। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आओ अभी, एक्सटर्नल इफेक्ट्स वाला। देखो एक्सटर्नल इफेक्ट्स, ये देख रहे हैं एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑन यूटिलिटी सच एज, एक सेकंड में इसको थोड़ा नीचे लेता हूँ। हाँ, ये देखो एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑन यूटिलिटी सच एज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। क्या था, अभी वापस नहीं देखेंगे पूरा, बोलो आप। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब देखा देखी, बैंड वैगन इफेक्ट देखा देखी, दोनों में क्या डिफरेंस है फिर। डेमोन्स्ट्रेशन में आप किसी को तो भी फॉलो करते हो, बैंड वैगन में किसको फॉलो कर रहे हैं आप, जनरल पब्लिक को या ट्रेंड को। फिर नेक्स्ट हमारा वेबलन इफेक्ट एंड स्नॉब इफेक्ट। वेबलन एंड स्नॉब में आपको क्या चाहिए, यूनिकनेस, क्या चाहिए, यूनिकनेस। वेबलन में आपको यूनिकनेस कैसा आता है, आप महंगी चीजें लेते हो, कॉस्टली चीजें लेते हो, और स्नॉब में आप क्या लेते हो, ऐसी कोई यूनिक प्रोडक्ट लेते हो जो बाकी सबके पास नहीं है, राइट। देखो नीचे इन्होंने देखो डिफरेंशिएशन भी दिया है, डेमोन्स्ट्रेशन और बैंड वैगन इफेक्ट क्या है। It is a psychological effect in which people do the same, people do the same, people do the same, people do the same what others are doing. किसी का तो भी देख के उसको कॉपी कर रहे हैं अपन यहाँ पे। People are doing the same what others are doing. They do not have their own belief and thinking. अपने हिसाब से नहीं रह रहे, किसी और के हिसाब से रह रहे। और स्नॉब के अंदर क्या है देखो,
इट इज अंडरस्टूड एज द डिजायर टू possess अ यूनिक कमोडिटी। आपकी क्या इच्छा है? आपकी इच्छा है मेरे पास क्या होना चाहिए? यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए। यूनिक 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 मतलब जो किसी और के पास नहीं है। करेक्ट। possess अ यूनिक कमोडिटी हैविंग अ प्रेस्टीज वैल्यू, मतलब ऐसा प्रोडक्ट रहा तो भारी लगना चाहिए। अरे आईफोन ले लिया इसने, जाके आप तुरंत ये ले लोगे। अगर ओप्पो वीवो का ले लोगे, लोग दिखा देखो मेरे पास वीवो है, क्या स्टेटस है मेरा, लोग बोले ए चल निकल रहे, मेरे पास भी है वीवो, ए निकल रहे चल चल। राइट। स्टेटस कब दिखाएंगे? जब आईफोन है। राइट। इसी का मतलब वो प्रोडक्ट के अंदर क्या होना चाहिए? प्रेस्टीज वैल्यू होनी चाहिए। इट इज क्वाइट अपोजिट टू द बैंड वैगन और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। बैंड वैगन या डेमोन्स्ट्रेशन से पूरा उल्टा है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। बैंड वैगन या डेमोन्स्ट्रेशन की वजह से डिमांड आपकी बढ़ती है, स्नॉब इफेक्ट की वजह से डिमांड कम हो जाती है। इट लीड्स टू डिक्रीज इन डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपको पता चल गया ना कि ये बाकी सबके पास है, तो अभी उसकी डिमांड कम कर दोगे, नहीं लोगे आपकी। राइट। एग्जाम्पल देखो, व्हेन सम पीपल स्टार्ट इन्वेस्टिंग मनी इन शेयर मार्केट देन मेनी पीपल स्टार्ट फॉलोइंग द सेम विदाउट कंसिडरिंग इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। लोग बोलते हैं शेयर मार्केट में डाल पैसा, सब लोग डाल रहे, आजू बाजू वाले सबके पास जीरोधा आ गया, जीरोधा अपस्टॉक्स आईएफएल सब लोग ऐड देख रहे, उसकी सब लोग डाल रहे पैसा, मैं भी डालू। और स्नॉब का एग्जांपल देखो, स्नॉब इफेक्ट का एग्जांपल, मिस इफ मिस एक्स एंड मिस वाई आर रिच राइवल्स ऑफ ईच अदर एंड इफ एनी पार्टी, किसी पार्टी में मिस एक्स वियर्स एन एक्सपेंसिव ड्रेस, मिस एक्स ने एक बहुत ही महंगा ड्रेस खरीद लिया और वो पहन लिया, वहां पे पार्टी में पहन लिया, एंड ऑन सीइंग इट, ये देखकर मिस वाई का रिएक्शन क्या होगा? बिना पढ़े बोलो, आगे का बिना पढ़े बोलो। मिस वाई सोचेगी यार ये ऐसा ड्रेस तो मैं बिल्कुल भी नहीं लूंगी अब, क्योंकि ये ऑलरेडी मिस मिस एक्स के पास है। बराबर। देखो आगे क्या बोल रहे, मिस वाई हु ऑल्सो हैविंग द सेम ड्रेस, वैसे ड्रेस उसके पास भी है, क्या डिसाइड करती है वो? डिसाइडेड टू रिजेक्ट, डिसाइडेड टू रिजेक्ट, रिजेक्ट मतलब कैंसिल कर दिया उसने, डिसाइडेड टू रिजेक्ट द यूज ऑफ द सेम ड्रेस फर्दर, रादर मिस वाई विल ट्राई टू यूज इवन मोर एक्सपेंसिव वन। वाई क्या करेगी? उससे भी ज्यादा महंगा ड्रेस ले लेगी, लेकिन वैसा ड्रेस यूज नहीं करेगी। राइट। और वेबलन क्या था अपना? वेबलन के अंदर महंगा था, स्नॉप के अंदर चाहिए यूनिक। यहां पे नीचे जगह होगी तो लिख लो, स्नॉप को चाहिए यूनिक, वेबलन को चाहिए महंगा, कॉस्टली या एक्सपेंसिव जिसको बोल सकते हैं अपन, ऐसा। ठीक है, चलो ये लगभग सिमिलर ही रहता है, एकदम चेंज नहीं रहता। ठीक है। नेक्स्ट देखो, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन, ये तो हमने अभी जस्ट देखा, इसी वीडियो में देखा ये, व्हाट कंज्यूमर इज एक्सपेक्टिंग अबाउट द फ्यूचर प्राइजेस। सिर्फ यहाँ पे देख लो फ्यूचर के बारे में है। करेक्ट। तो उसको अगर लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगे तो वो डिमांड आज की बढ़ा देगा। उसको अगर लगता है फ्यूचर में प्राइस कम होगी तो आज की डिमांड उसकी हो जाएगी कम। वैसे इनकम के बारे में भी, अगर उसको लगता है फ्यूचर में इनकम बढ़ेगा तो उसको लगेगा आज की डिमांड में बढ़ा दूं, क्योंकि मैं लोन पे ले सकता हूँ गाड़ी, घर। राइट। और उसको लगता है कि मेरी जॉब चली जाएगी या इनकम कम हो जाएगी तो आज भी पैसा बचा के रखेगा। राइट। खर्च नहीं करेगा, मतलब डिमांड हो जाएगी कम। राइट। देखो क्या बोल रहे, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस, इनकम, सप्लाई कंडीशन एक्सेट्रा इन्फ्लुएंस द करंट डिमांड। इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट इंक्रीज इन फ्यूचर प्राइसेस, इंक्रीज इन इनकम एंड शॉर्टेज इन सप्लाई, मोर क्वांटिटीज विल बी डिमांडेड। अगर उसको लगता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी या इनकम बढ़ेगा तो वो क्या करेगा? मोर क्वांटिटीज विल बी डिमांडेड। इफ दे एक्सपेक्ट अ फॉल इन प्राइस और अ फॉल इन इनकम, दे विल पोस्टपोन देयर परचेज। उनको लगता है कि इसकी प्राइस कम होने वाली है तो बोलेंगे बाद में ले लेंगे, इतनी का गड़बड़ है ना, सस्ता हो जाएगा तब ले लेंगे। बाकी फैक्टर देख लो, अदर फैक्टर्स, अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ज्यादा मतलब डिमांड ज्यादा। जनरली लार्जर द साइज ऑफ पॉपुलेशन, देखो क्या लिख रहे हैं, लार्जर द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री और अ रीजन, उसके बाद में क्या लिखा है, लार्जर वुड बी द नंबर ऑफ बायर्स एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब पॉपुलेशन ज्यादा डिमांड ज्यादा, पॉपुलेशन कम डिमांड कम।
इतना सिंपल है। जानबूझ के मैं नोट्स इसीलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि मॉड्यूल के अंदर पैराग्राफ से पैराग्राफ लिखे हुए, अगर ये पढ़ने लग जाओगे तो कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या बोलना चाह रही है, राइट। तो इसके लिए अपन पूरा पॉइंट वाइज लिख के ले रहे हैं, राइट। नेक्स्ट देखो, एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन, इफ अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलोंग टू ओल्डर एज ग्रुप्स रिलेटिव टू ए यंगर एज, मतलब जितने यंग लोग हैं उनसे ज्यादा अगर ओल्ड पीपल है किसी सोसाइटी में, तो देयर विल बी इंक्रीज डिमांड फॉर व्हाट, गैरिएट्रिक केयर सर्विसेज, मतलब जो घर पे आते हैं ना सर्विस, मतलब नर्सेस वगैरह होते हैं ना, हॉस्पिटल में नर्सेस वगैरह रहती है, हाउस हेल्प, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। देयर विल बी इंक्रीज डिमांड फॉर स्पेक्टेकल, फॉर वॉकिंग स्टिक एटसेट्रा। वही हमने देखा, हमने तो इससे ज्यादा एग्जांपल लिख के लिए, बच्चे अगर होंगे तो क्या होगा, टॉयज, बुक्स, स्टेशनरी, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर यंग अडल्ट होंगे ज्यादा, जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो ज्यादा होंगे, तो लैपटॉप, मोबाइल, करेक्ट, इनकी डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये लॉजिकली सोचना है आपको। लाखों प्रोडक्ट है, मैं हर एक एग्जांपल यहाँ पे लिख भी नहीं सकता, आपको ये लॉजिकली सोचना है कि हाउ इट विल इम्पैक्ट द डिमांड। नेक्स्ट वही अपना द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर नेशनल इनकम ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, डिस्ट्रीब्यूशन अगर फेयर या इक्वल तो डिमांड ज्यादा। नेशनल इनकम कम मतलब डिमांड कम, डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है तो डिमांड कम, ठीक है। नेक्स्ट है कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। अगर ये इजी होगी फैसिलिटीज, इजी होगी तो डिमांड ज्यादा होगी, इंटरेस्ट रेट अगर कम होगी तब डिमांड ज्यादा होगी, और इसका वाइस वर्सा। अगर कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी डिफिकल्ट है, मुश्किल है लोन लेना, बहुत चक्कर मारने पड़ रहे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट लाने पड़ रहे, डिमांड कम रहेगी। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है डिमांड कम रहेगी, ठीक है। बट यहाँ पे नॉर्मली सिर्फ एक चीज मार्क कर लो, यहाँ पे इसको डबल अंडरलाइन कर लो, ड्यूरेबल गुड्स। आपने कभी ये सुना है क्या किसी ने लोन लेके खाना खरीद लिया, लोन लेके कपड़े खरीदे? नहीं सुना। लोन लेके क्या लेते हैं अपन, ड्यूरेबल गुड्स, जैसे कार हो गया, घर हो गया, वॉशिंग मशीन, जो बहुत एक्सपेंसिव है और जो ड्यूरेबल है उसी के लिए हम लोन लेते हैं, राइट। लोन लेके कोई खाना नहीं खाता, लोन लेके कोई कपड़ा नहीं परचेस करता है, राइट। सो कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज और इंटरेस्ट रेट, ये वाला जो डिटर्मिनेंट है, ये कैसे प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट करेगा, ये सिर्फ ड्यूरेबल प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट करेगा। यहाँ पे नॉट ड्यूरेबल या इसेंशियल प्रोडक्ट की डिमांड को ये अफेक्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए ध्यान से सुनो कि अगर आपको क्वेश्चन आ गया मॉड्यूल के अंदर या टेस्ट के अंदर कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ गए या फिर कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज मुश्किल हो गए, तो खाना, फूड, फूड के डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, तो आप लिखोगे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि खाना परचेस करने के लिए कोई भी लोन लेता है क्या, नहीं लेता, तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। होम लोन का रेट वहां पे 5% से 10% पे हो गया, या 10% का 20% भी हो गया, तो मेरा नॉर्मल रोटी, चावल, दाल, सब्जी, ये खाना जो है इस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई नहीं पड़ेगा, राइट। उसका फर्क तब पड़ेगा अगर मुझे घर लेना है तब, ठीक है। नेक्स्ट देखो, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस। हमने जैसे देखा कि रेस्ट्रिक्शन होंगे, बैन होंगे तो डिमांड कम होगी, अगर फ्री पॉलिसीज होंगी तो डिमांड ज्यादा, अगर सब्सिडी होगी तो डिमांड ज्यादा, टैक्सेस ज्यादा होगी तो डिमांड कम। एंड ये छोड़ के सिर्फ लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ लो एक बार। अपार्ट फ्रॉम अबव फैक्टर्स सच एज weather conditions, business condition, stage of business cycle, wealth, levels of education, marital status, socio-economic class, group membership, habits of the consumer, social custom and convention, salesmanship and advertisement also play important role in influencing demand, right? जैसे एडवर्टीजमेंट जिस प्रोडक्ट की ज्यादा होगी तो डिमांड ज्यादा होगी, करेक्ट। तो इसमें ज्यादा आता नहीं है, बट ये नाम याद रख लो कि इसमें से कुछ अगर आ गया, लॉजिक लगा सकते हो आप, राइट। ये बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं, कुछ भी लॉजिक आप इसमें लगा सकते हो। तो देखो हमारे यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड यहाँ पे हमारा पूरा हो चुका है, राइट। अभी इसके बाद में डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पे अपन एक लास्ट लेक्चर लेंगे रिवीजन वाला, जिसके अंदर हर एक डिटर्मिनेंट का क्या इम्पैक्ट आता है उसका समरी बनाएंगे अपन, समरी, ओके। रिवीजन बोले उसको या समरी बनाएंगे। उतना टेबल अगर आप रेफर कर लोगे ना तो डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड आपका पूरा कवर हो जाएगा, पूरा। आपको कुछ देखना नहीं पड़ेगा, सिंगल पेज पे हमारा एक टेबल बन जाएगा। तो अभी तक हमने जो जो लिखा है, जो जो पढ़ा है 3-4 वीडियोस के अंदर, वो सब कुछ कवर हो जाएगा। तो ये एक वीडियो पर मतलब एक नेक्स्ट वीडियो बचेगा, उसके बाद में हम फिर चालू करेंगे नेक्स्ट वाला पोर्शन, ठीक है। चलो, तो बच्चों सब कुछ एक बार रिवाइज कर लो।
नेक्स्ट वीडियो हमारा समरी का रहेगा। वो वीडियो शुरू होने से पहले, वो वीडियो देखने से पहले ये पूरा एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से, ताकि वो टेबल बनाने टाइम पे आपको आसानी भी जाएगी, आपको ध्यान में भी आएगा, और अगर आपको कुछ डाउट्स आए तो आप वो पूछ भी पाओगे, राइट। चलो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।